Welcome to the next class of Python. Today we will talk about inheritance in Python. So let's get started. जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे भी पाइथन में भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो इनहेरिटेंस होती क्या है, उसमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशन की बात आ जाती है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। जिस तरह रियल लाइफ में एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है, एंड बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करे। विद द इन्वायरमेंट, विद हिज ओन एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो कुछ अपने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप करता है। तो ये चीज़ होती है इनहेरिटेंस। एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होती पेरेंट की, लेकिन मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के होते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उसमें मज़ीद चेंजेस भी आती हैं। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस इन रियल लाइफ। तो अगर हम क्लासेस में बात की जाए इनहेरिटेंस की, सो लेट्स कंसीडर इफ़ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, then it contains all the characteristics of class A। तो उसके अंदर क्या होगा, क्लास बी के अंदर अगर वो क्लास ए से इनहेरिट हो रही है तो क्लास ए के सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। और एक क्लास की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स। क्योंकि हमें पता है कि क्लास इज़ एन एनकैप्सुलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। सो दो ही चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। ठीक, मेथड्स कह लें आप, फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं, बिहेवियर भी बोलते हैं, तो एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स को बोलते हैं। तो इन दोनों का ये पेयर्ड होता है। तो द पेरेंट क्लास इज़ कॉल्ड बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इज़ कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। तो जिस क्लास से डिराइव किया जाए उसे बेस क्लास कहते हैं, जो बेस होती है जो पेरेंट क्लास, और जो डिराइव क्लास होती है चाइल्ड क्लास को डिराइव क्लास भी बोलते हैं। तो बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, ड्राइव क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह रियल लाइफ में एक चाइल्ड क्लास में पेरेंट्स के तो एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं, प्लस उसके अपने भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिमिलर इज़ द केस इन हियर। यहाँ पे भी जो क्लास इनहेरिट करेगी उसके अपने भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है जी, ये एग्जांपल है इनहेरिटेंस की। लेट से हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, और उसमें से हमने 3 मज़ीद क्लासेस इनहेरिट कराई हैं स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर के नाम से। तो स्टूडेंट भी पर्सन से इनहेरिट हो रही है, टीचर भी पर्सन से इनहेरिट हो रही है, डॉक्टर भी पर्सन से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, ये एरोस तो इस तरफ लगे हैं पर्सन की तरफ, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रहे हैं। ठीक है, पर्सन से ही टीचर में जा रहे हैं, पर्सन से ही डॉक्टर में। लेकिन बाय कन्वेंशन ये जो हम इसकी डायग्राम्स बनाते हैं वो एरोस ऊपर को लगाते हैं टुवर्ड्स बेस क्लास। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें से उधर को जा रहे हैं, बल्कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये केस नहीं है। ऐसे अनदर एग्जांपल हम शेप्स की ले सकते हैं। लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, दे ऑल थ्री आर शेप्स। लेट से हमने एक जेनेरिक क्लास बनाई थी शेप की। ठीक है, उसी से फिर हम इनहेरिट करवाएंगे लाइन को, सर्कल को, ट्रायंगल को। अगर हम कोई ग्राफिक्स एडिटर बना रहे हैं जिसमें हमें ये शेप्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम वहाँ पे भी इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करती है इज़ ए रिलेशनशिप को। ठीक है, इज़ ए या इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप को। ईच डिराइव क्लास इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास। मतलब जो डिराइव क्लास होती है वो इज़ अ काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास होती है, या वो इज़ अ बेस क्लास होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बीच में इज़ ए की रिलेशन होती है, इज़ ए काइंड ऑफ की रिलेशनशिप होती है। कैसे, देखें एग्जांपल देखें। स्टूडेंट, स्टूडेंट डिराइव्ड हुआ है पर्सन से, तो स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, स्टूडेंट एक पर्सन होता है। तो स्टूडेंट और पर्सन के बीच इज़ अ की रिलेशन है। स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, टीचर इज़ अ पर्सन, डॉक्टर इज़ अ पर्सन। हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर इज़ अ टीचर। डॉक्टर टीचर नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर्सन है। तो डॉक्टर और पर्सन के बीच में भी इज़ ए रिलेशन है, टीचर और पर्सन के बीच में भी इज़ ए की रिलेशन है, और स्टूडेंट और पर्सन के बीच में भी एक इज़ ए की रिलेशन।
तो जहाँ पे भी इस ए की रिलेशन हो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का सहारा ले सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ये ज़रा सा एक्सट्रैक्ट करके दिखा दी गई हैं, क्लास डायग्राम इनको बोलते हैं, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। इसके 3 सेक्शंस हैं। ऊपर फर्स्ट सेक्शन में क्लास का नेम है, मिडल वाले सेक्शन में उसके एट्रीब्यूट्स हैं और लास्ट सेक्शन में बिहेवियर है। तो ये इसने पर्सन के नेम, एज, जेंडर 3 एट्रीब्यूट्स रखे हैं। और ईट और वॉक, हर पर्सन ईट खाता भी है और वॉकिंग भी करता है। तो अब ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो जेनेरिक है। स्टूडेंट ये जब स्टूडेंट की क्लास इससे इनहेरिट करेगी तो ये ईट और वॉक का बिहेवियर स्टूडेंट में भी चला जाएगा, टीचर में भी चला जाएगा, डॉक्टर भी। जाहिर है स्टूडेंट भी खाता भी है और वॉक भी करता है, टीचर खाता भी है, वॉक भी करता है, डॉक्टर खाता भी है, वॉक भी करता है। एंड देन besides these inherited character, each derived class has its own unique characters. For example, स्टूडेंट के केस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट के पास प्रोग्राम है, ठीक है। स्टूडेंट किसी ना किसी प्रोग्राम में इनरोल होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैनेजमेंट साइंसेज हो, ठीक है। वो किसी ना किसी प्रोग्राम में इनरोल होगा और उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टडी ईयर होगा। अब टीचर का क्या होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसका कोई ना कोई डेजिग्नेशन होता है। हो सकता है वो लेक्चरर हो सकता है वो रिसर्च इंजीनियर हो सकता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फुल प्रोफेसर हो। फिर उसकी कोई ना कोई सैलरी होती है। और इसी तरह डॉक्टर का भी कोई ना कोई डेजिग्नेशन होता है या उसकी वो डोमेन होती है, स्पेशलाइजेशन होती है और उसकी सैलरी होती है। ये इसके एट्रीब्यूट्स, ऐसे ही इनके बिहेवियर्स हैं। स्टूडेंट के केस में स्टडी और हेल्ड एग्ज़ाम का बिहेवियर है, टीचर के केस में टीच का बिहेवियर है, टेक एग्ज़ाम, टीचर टेक्स एग्ज़ाम। और डॉक्टर के केस में डॉक्टर चेकअप करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देखता है। ये इनके यूनिक बिहेवियर हैं। ये पर्सन में नहीं थे, ये बाद में इनहेरिटेंस के बाद इन्होंने अपने यूनिक बिहेवियर्स अडॉप्ट किए जो कि इनिशियली पर्सन की क्लास में नहीं थे। ईट और वॉक के ये जो मेथड्स हैं, ये 2 बिहेवियर्स, ये इन तीनों में चले जाएंगे, स्टूडेंट में भी चला जाएगा और टीचर में भी, डॉक्टर में। लेकिन ये जो बिहेवियर हैं ये यूनिक टू द दे आर स्पेसिफिकली यूनिक टू द डिराइव्ड क्लासेस। ये डॉक्टर के बिहेवियर्स हैं, ये टीचर्स के बिहेवियर हैं और ये स्टूडेंट के बिहेवियर। ऐसी एट्रीब्यूट्स भी ये इसके पर्टिकुलरली टीचर के हैं, ये पर्टिकुलरली डॉक्टर के हैं और ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के हैं। और ये कॉमन है, ये सब में इनहेरिट हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो हमने शेप्स की एग्जांपल की है, इनके बीच में भी इज एक ही रिलेशन है। कैसे देखें, शेप हमने अगर बेस क्लास रखी हुई है तो सर्कल उससे अगर हम डिराइव करें, सर्कल इज़ अ शेप, सर्कल एक शेप होती है। ऐसे ही लाइन इज़ अ शेप, ट्राइंगल इज़ अ शेप, ठीक है। ये तीनों जो डिराइव क्लासेस हैं दे आर अ काइंड ऑफ अ शेप। तो इज़ अ काइंड की रिलेशन कह सकते हैं या इज़ ए की रिलेशनशिप है इनकी। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, हर शेप का कोई ना कोई कलर होगा, ठीक है। चाहे वो सर्कल है, लाइन है, ट्राइंगल है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट है सर, कलर। उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। सर्कल का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, लाइन का भी, ट्राइंगल का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये चीज़ भी कॉमन है तीनों में। ऐसे ही शेप ने ड्रॉ होना है, शेप ने रोटेट होना है, शेप ने अपना कलर सेट करना है, सेट कलर करना है, ठीक है। ये चाहे सर्कल हो, लाइन हो, ट्राइंगल हो, तीनों में ये बिहेवियर्स होने चाहिए। सर्कल ने भी ड्रॉ होना है, लाइन ने भी ड्रॉ होना है, ट्राइंगल ने भी ड्रॉ होना है। सर्कल रोटेट हो सकता है, लाइन रोटेट हो सकती है, ट्राइंगल रोटेट हो सकता है। सर्कल का सेट कलर किया जा सकता है, लाइन का किया जा सकता है, ट्राइंगल का किया जा सकता है। तो ये कॉमन चीज़ें थी, एट्रीब्यूट्स प्लस बिहेवियर, ये शेप में चले गए। अब जब ये क्लासेस इनहेरिट करेंगी तो इनमें ये एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स इनहेरिट हो जाएंगे, ठीक है, सर्कल में और लाइन में और ट्राइंगल में। प्लस बिसाइड्स दिस इनहेरिटेड करेक्टर्स, इनके अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स भी हैं जो कि ये हैं। सर्कल के केस में रेडियस होता है, हमें पता है, लाइन और ट्राइंगल में रेडियस नहीं होता, ठीक है। अब ये ड्रॉ, ये देखिए ये ड्रॉ दोबारा यहाँ क्यों लिख रहा है, हालांकि यहाँ पे भी ड्रॉ था, ये यहाँ इसको कहते हैं ओवर रिडन, ठीक है। अब ये अपने पेरेंट से जो इसने ड्रॉ का इनहेरिट किया उसमें वो कुछ चेंजेस करना चाह रहा है। वो कहता है कि मैं ऐसे ड्रॉ नहीं होगा जिस तरह मेरा बेस क्लास ड्रॉ होती है, मैं थोड़ा सा उसमें मज़ीद चेंजेस करूँगा। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ये अपने उस बिहेवियर को तुम्हें थोड़ी सी चेंजेस लाएगा, ठीक है। सो ये डिराइव्ड क्लास ये भी कर सकती है, कैपेबल होती है अपने इनहेरिटेड बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस करने की, ये कैपेबल होती है।
तो इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो सर्कल ने किसी और तरीके से ड्रॉ होना है, लाइन ने किसी और तरीके से ड्रॉ होना है, ट्राइंगल ने किसी और तरीके से ड्रॉ। तो ये इनहेरिट तो कर रहे हैं ये तीनों फंक्शंस अपनी बेस क्लास से, लेकिन उसमें वो मज़ीद चेंजेस भी करेंगे। ठीक है, ऐसे इनका यूनिक फंक्शन है। कंप्यूट एरिया इसका है, लाइन का एरिया नहीं होता, इधर लेंथ हो सकती है, हम उसकी कंप्यूट लेंथ कर सकते हैं। ऐसे ट्राइंगल का एरिया होता है तो उसका कंप्यूट एरिया करते हैं। ये इनहेरिटेंस की एग्जांपल हो गई। एडवांटेज, इनहेरिटेंस हम क्यों करते हैं? रीयूज़ करने के लिए, कोड को रीयूज़ करने के लिए हमें 3 बार कोड ना लिखना पड़े। अब ये देखें, ये चीज़ एक दफ़ा यहाँ पे डिफ़ाइन हो गई तो ये बार बार मुझे ना करनी पड़े, मैं इसको रीयूज़ कर सकूँ, इसलिए ये होता है। लेस रिडंडेंसी, आपके पास रेपिटिशन नहीं आती। ठीक है, रिडंडेंट नहीं रहता डाटा। अगर आप ये ना करें, इनहेरिटेंस ना करें, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी लिखनी पड़ेंगी, रिपीट होंगी। कलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ सर्कल के अलग आएंगे, कलर कोऑर्डिनेट्स लाइन में भी आएगा एट्रीब्यूट, कलर कोऑर्डिनेट ट्रायंगल में, तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये रोटेट का फंक्शन इस तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँ, यहाँ पे भी लिखूँ, यहाँ पे भी लिखूँ, इससे बेहतर ये है कि मैं एक ही बार ऊपर बेस क्लास में लिख दूँ, तो मुझे एक ही बार ये रोटेट का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ड्रॉ में थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ड्रॉ, क्योंकि सर्कल ने डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होना है, लाइन ने डिफरेंट तरीके से, ट्राइंगल ने डिफरेंट तरीके से, तो इसलिए ये तीनों डिराइव क्लासेस अपने ड्रॉ के फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस लाना चाह रहे हैं। लेकिन जो जिन फंक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो तो हमें फिर एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो ये इसका फ़ायदा है, एडवांटेज। रीयूजेबिलिटी, लेस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब कि उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इंक्रीज मेंटेबिलिटी, मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। आपने अगर कोई चेंजेस करनी है, लेट से सेट कलर को मेथड में कुछ चेंज करना है, अब आपने ये, क्योंकि ये बेस क्लास में है, सेट कलर का फंक्शन एक ही बार लिखा हुआ है, बस आप इसमें वो मेथड नया अगर आपने उसमें चेंजेस करनी है वो आप इधर कर देंगे, तो वो चेंज इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सर्कल में भी, इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको 3 बार चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस आपकी आसान हो गई। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो रीयूज विद इनहेरिटेंस, मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। मेन पर्पस उसका यही है कि हमने कोड को रीयूज करना है। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, select an existing class closer to the desired functionality, or create a new class and inherit it from the selected class, add to and modify the inherited functionality। हम देखते क्या, हम करते क्या है, हम ये क्लास डायग्राम बना लेते हैं। लेट से अभी तो ये मैंने 1 लेवल की इनहेरिटेंस बनाई, हो सकता है ये 2 लेवल्स या 3 लेवल्स तक इनहेरिटेंस भी हो हमारे पास। ठीक है, शेप है, फिर उससे सर्कल है, 3D शेप्स हैं, फिर उससे सर्कल 2D शेप्स आ रही हैं, इस तरह की मतलब डिफरेंट लेवल पे इनहेरिटेंस हुई हुई है। तो उस केस में हम देखते हैं कि जब हम नई क्लास इंसर्ट करा रहे हैं, तो जहाँ पे बेस्ट वो सूट होती है वहीं पे हम उसको इंसर्ट करवा के उसके अपर लेवल से सारी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स उसके इनहेरिट करवा लेते हैं, तो हमें दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ता। इनहेरिटेंस का ये फ़ायदा है, एक क्लास बनी हुई है, आप उसी का कोड दोबारा से ना टाइप करें, उससे इनहेरिट करवा लें, तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके डिराइव्ड क्लास में भी आ जाएंगे। यही बात ही कर रहा है। ये एग्जांपल है रीयूज़ की, देखें ये रीयूज़ हो रहा है ना, देखें कलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं है, ना ही सर्कल का हमने कलर दिया ना, हालांकि सर्कल का कोई ना कोई कलर होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, लाइन का भी कोई ना कोई कलर होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ट्राइंगल का भी कलर होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, तो ये हम रीयूज़ कर रहे हैं इन दोनों एट्रीब्यूट। ऐसे ही हम ड्रॉ को पार्शली यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं। पार्शली ये यूज़ होगा ड्रॉ का फंक्शन, और उसमें मजीद चीज, रोटेट के फंक्शन को हम रीयूज़ कर रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, और सेट कलर के फंक्शन को भी हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही पर्सन के एग्जांपल देखी जाए तो इसमें नेम, एज, स्ट्रिंग, देखिए हर स्टूडेंट का नेम भी होगा कोई ना कोई, एज भी होगी, जेंडर भी होगा, टीचर का भी नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा। डॉक्टर, ये देखें अब इसने डॉक्टर को डिराइव कराया इधर से, ये मिस्टेक है। तो डॉक्टर को इधर से नहीं ड्राइव कराना, बल्कि डॉक्टर को हम पर्सन से, इस पर्सन क्लास से डिराइव कराएंगे, ना कि टीचर से। तो नाउ इज़ द करेक्ट डायग्राम। तो इधर भी ये रीयूज़ हो रही हैं ये तीनों चीज़ें, ये भी। और ईट और वॉक का बिहेवियर देखें, स्टूडेंट ने भी ईट और वॉक करना होता है, टीचर ने भी ईट और वॉक करना होता है, डॉक्टर ने भी ईट एंड वॉक करना होता है। तो ये हमें रीयूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा पर्सन में डिफ़ाइन कर दिए ईट और वॉक के बिहेवियर,
वो तीनों में आ गए। ये नहीं होता कि अब कोई पर्सन स्टूडेंट बनता है तो वो नए तरीके से खाना सीखे, वो नए तरीके से चलना सीखे। जो उसने एज अ पर्सन खाना और चलना सीखा है वही इनहेरिट कर लेता है स्टूडेंट भी। ऐसे ही जब वो टीचर बनेगा डिग्री करके, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिल जाए टीचिंग की, तो क्या वो नए तरीके से खाना सीखे? नहीं, वो बीइंग अ पर्सन जिस तरह खा रहा था वो वैसे ही खाना कंटिन्यू रखेगा। वो बीइंग अ पर्सन जैसे वॉक करता था वो वैसे ही वॉकिंग कंटिन्यू रखेगा। ऐसे ही एक डॉक्टर बनता है एमबीबीएस के बाद, तो वो अपना ईटिंग और वॉकिंग का बिहेवियर जो डॉक्टर बनने से पहले उसका एज अ पर्सन था वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। आगे अब हम करते हैं, कोडिंग पे जाते हैं पाइथन की। जी, पाइथन इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं अब। Inheritance allow us to define a class that inherits all methods and properties from another class. हम inheritance क्यों करते हैं कि ये हमें allow करता है कि existing class के behaviors को और उसके attributes को हमने inherit करवाना है। ठीक है, तो वो मतलब उसको रीयूज़ करना है। रीयूज़ मेजर फैक्टर इसका रीयूजेबिलिटी है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पेरेंट क्लास इज़ अ क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, जिस क्लास से इनहेरिट कराया जा रहा है उसको पेरेंट क्लास कहते हैं, एंड इसको बेस क्लास भी कह सकते हैं। और जो चाइल्ड क्लास होती है इज़ द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, जो डिराइव हुई हुई होती है वो चाइल्ड क्लास कहलाती है, या चाइल्ड क्लास को हम डिराइव क्लास भी कह सकते हैं। इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। तो पेरेंट क्लास को क्रिएट करने का क्या तरीका है? एनी क्लास कैन बी अ पेरेंट क्लास, सो द सिंटैक्स इज सेम एज क्रिएटिंग। जब हम एक स्टैंड अलोन क्लास बनाते हैं तो वो उसको हम उससे किसी भी क्लास से एक नई क्लास डिराइव कराई जा सकती है। तो हर क्लास पेरेंट बन सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है। तो जिस तरह हम नॉर्मली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा क्लास को क्रिएट करते हैं, वैसे ही ये सिंटैक्स है। ये देख लें, यहाँ पे एक क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन, पर्सन के नाम से ये क्लास क्रिएट करवा रहा है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे ये देखें कोड क्लास पर्सन, यहाँ से पर्सन क्लास डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर आता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था काफ़ी डिटेल से। और कंस्ट्रक्टर को आपको पता है पाइथन में इसका नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। और ये इसकी पैरामीटर लिस्ट आ गई जिसके अंदर पहला आर्गूमेंट सेल्फ का होता है, ये दैट इज़ अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जिस तरह सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं ही नहीं सीधे से, यहाँ पे रेफरेंसेस हैं। तो ये सेल्फ एक रेफरेंस है जो कि करंट ऑब्जेक्ट के को पॉइंट कर रहा होता है, का इसमें एड्रेस होता है। ठीक है, देन वी हैव दीज आर्ग्यूमेंट्स नेम एज जेंडर के नाम से तीन, ए नेम एज ए जेंडर के नाम से मेरे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे मैं असाइन कर रहा हूँ नन की। अगर यूज़र कोई आर्गूमेंट नहीं पास करता तो उसमें नन चला जाए। देन वो प्रिंट करा रहा है कि पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर दिस नेम, जो भी वो नेम असाइन करेगा उसका कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं इस क्लास के। क्या है? नेम एज जेंडर। तो एम नेम में जो भी ए नेम असाइन हो जाएगा एम नेम में, ए एज असाइन हो जाएगा एम एज में, ए जेंडर असाइन हो जाएगा एम जेंडर में। ये जो ए एज ए नेम ए जेंडर हैं ये मेंबर्स नहीं है, ये तो इसके जस्ट वो हैं लोकल वेरिएबल्स हैं इस कंस्ट्रक्टर के। जैसे ही कंस्ट्रक्टर ख़त्म होगा ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, जो क्लास के इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं वो एम नेम के नाम से है। एम स्टैंड्स फॉर मेंबर, ये उसके मेंबर हैं। मेंबर नेम, मेंबर एज, मेंबर जेंडर। मेंबर किसके? इस क्लास पर्सन के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है। मेंबर फंक्शंस को आप एम से रिप्रेजेंट कर दिया करें, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। देखने वाला समझेगा ये मेंबर फंक्शन है। और ये जो ए नेम ए एज ए जेंडर है ये जस्ट एक ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं कंस्ट्रक्टर के। जैसे ही कंस्ट्रक्टर की एंड कंस्ट्रक्टर होगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको ये देखें एक्सेस भी सेल्फ रेफरेंस से एक्सेस किया जा रहा है, सेल्फ डॉट एम नेम। ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में देख ली थी, मैंने कहा चलो रिवीजन करवा दूँ। इसके बाद ये देखें, ये तीनों एट्रीब्यूट्स के बाद ये आ रहा है मेथड्स में, इंस्टेंस मेथड। एक डिफ़ाइन कर रहा है ईट का मेथड पर्सन के लिए, और एक डिफ़ाइन कर रहा है वॉक का मेथड। इसके अंदर ये जस्ट प्रिंट करा रहा है कि
दिस पर्सन इज ईटिंग, दैट्स इट। फिलहाल उसके अंदर जस्ट एक प्रिंट की लाइन लिखी है, इसमें आप और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग हाउ कॉम्प्लेक्स यू वांट टू मेक इट। ऐसे ही वॉक के पर्सन इसमें सिंपली वो प्रिंट कराएगा दिस पर्सन इज वॉकिंग। यहाँ पे वो फंक्शन क्लोज कर रहा है और यहाँ पे क्लास भी क्लोज कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, क्लास के स्कोप से बाहर आके P1 के नाम से एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। नाम में वो अली अली असाइन कर रहा है, एज में वो 23 देना चाह रहा है और जेंडर में वो मेल देना चाह रहा है। ये जब करेगा, अब वो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का पहला जो ये इंस्टेंस मेथड है ईट का वो कॉल कर रहा है, और फिर उसका वो दूसरा ये इंस्टेंस मेथड जो भी हमने डिफाइन किया वॉक का वो कॉल कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो फेयर एनफ यहाँ पे जब ये हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया पहली लाइन में P1 इज इक्वल टू पर्सन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पहली लाइन दी हुई है प्रिंट पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, तो पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर अली, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हमने नहीं कॉल कराया, ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तब ये कॉल हुआ है। ठीक है, ये कॉल होगा और इसके तीनों के तीनों जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे इन वैल्यूज से, वो इनिशियलाइज हो जाएंगे एंड देन वी आर कॉलिंग दिस इंस्टेंस मेथड ईट का, सो वो कर देगा प्रिंट अली इज़ ईटिंग। ठीक है, उस मेंबर फंक्शन का नाम जिससे वो इनिशियलाइज किया उसने, हमने अली से इनिशियलाइज किया तो अली इज़ ईटिंग, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द अदर मेथड विच इज़ वॉकिंग, तो अली इज़ वॉकिंग। ये हमने क्लास बना ली है, तो हमने पिछली बार भी देखा था लास्ट लेक्चर में, तो ये अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये एक क्लास बनाने का तरीका है, ये हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से देखा था। अब आ जाएं चाइल्ड क्लास की तरफ, क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास। अब हमने बेस क्लास बना दिया, अब इसमें से हम डिराइव कराना चाह रहे हैं चाइल्ड क्लास। टू क्रिएट अ क्लास दैट इनहेरिट्स द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास, सेंड द पेरेंट क्लास एज पैरामीटर व्हेन क्रिएटिंग द चाइल्ड क्लास। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करवाते हैं और उसको इनहेरिट कराते हैं पर्सन की क्लास से। तो सिंटैक्स ये होगा जी, आपने पहले हम यूँ करते थे, क्लास स्टूडेंट जब क्लास लिख रहे होते थे ये काम करते थे। अब आपने क्या करना है, क्लास स्टूडेंट के बाद ये ब्रैकेट लगा देनी है और इसमें आपने बस वो क्लास बता देनी है जिससे आप इनहेरिट कराना चाह रहे हैं। इस केस में हम पर्सन की क्लास जो अभी मैंने रिसेंटली बनाई है उसमें से मैं इनहेरिट कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट इतना काम करना है, मैंने ब्रैकेट के अंदर उस पेरेंट क्लास का नाम डन। तो पाइथन समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट करना चाह रही है पर्सन की क्लास को। तो पर्सन के जितने भी एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस मेथड हैं वो इसके अंदर आ जाने चाहिए। अब देखें वो बॉडी में कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा, पास कर रहा है उसको। ये पास का तो आपको पता है स्टेटमेंट, जब हमने कुछ भी नहीं असाइन करना हो बॉडी में, लूप की बॉडी है या फंक्शन की बॉडी है या क्लास की बॉडी है, उसमें हम कुछ कोडिंग नहीं लिखना चाह रहे, हम इमीडिएटली पास कर देते हैं उसको। तो कंपाइलर इसका इसका जो इंटरप्रेटर है वो एरर नहीं देता। इसको रन करते हैं तो ये चल पड़ा है, इसने कोई वार्निंग या एरर नहीं दिया। तो स्टूडेंट की क्लास डिराइव होगी परसेंट, अब स्टूडेंट के सारे जो इसमें एट्रीब्यूट्स थे वो इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो यूज़ द पास कीवर्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स टू द क्लास, ये हमें पता है। तो नाउ द स्टूडेंट क्लास हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एंड मेथड एज द पर्सन क्लास। अब स्टूडेंट की क्लास के अंदर वो सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे पर्सन की क्लास। क्यों, क्योंकि ये इसकी डिराइव्ड क्लास है। एग्जाम्पल करते हैं आगे, यूज़ द स्टूडेंट क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट द प्रिंट मेथड। यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, ये जो अभी हमने नई क्लास बनाई है स्टूडेंट की, तो इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है S1 के नाम से इज इक्वल टू स्टूडेंट, और उसमें नेम वो पास कर रहा है आयशा। तो इसको इस इस जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट का वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा S1 के नाम से। अब देखिए S1 के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने पास किया है, तो S1 डॉट इट स्टिल ही इज एबल टू एक्सेस वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, और वो कहाँ से आएगा, वो इसके पेरेंट से आया है, इसके अंदर इनहेरिट हो गया। इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, देखें क्लास के स्कोप में हमने कोई इंस्टेंस मेथड डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसने इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट से विच इज़ पर्सन। तो इसके पास भी ईट का भी फंक्शन आ गई, फंक्शनैलिटी आ गई है, वॉकिंग की भी फंक्शनैलिटी आ गई। तो रन करते हैं
तो ये देखें पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, हालांकि हमने स्टूडेंट का एट्रीब्यूट बना रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो पर्सन के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस हुई हुई है। ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट पर्सन यहाँ पे इसे समझ जाएगा कि इसने ये इनहेरिटेंस है, और यहाँ पे इस मौके पे ना सिर्फ स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट का तो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन ही नहीं किया ना, इधर स्टूडेंट का तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, इसने कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कराना है अपने पेरेंट से, विच इज़ पर्सन। तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर चल पड़ा यहाँ पे, पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, एंड देन उसके मेथड भी उसने कर लिए हैं इनहेरिट। सो हम इस S1 पे कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट 1 पे ईट, तो आयशा इज़ ईटिंग, आयशा इज़ वॉकिंग, वही सेम पर्सन वाले मेथड्स हैं ये। ठीक है, अब हम इन कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहे हैं, ऐड द इनिट फंक्शन टू द डिराइव क्लास। अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं, सो फॉर वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। वी वांट टू ऐड द इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास इंस्टेड ऑफ द पास कीवर्ड। लेट्स से हम पास कीवर्ड की बजाय यहाँ पे का कंस्ट्रक्टर भी लिखना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका हो? द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो ऐड द इनिट फंक्शन टू द स्टूडेंट क्लास। अब ये इसमें पहली वाली एग्जांपल में स्टूडेंट का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, उसने कंस्ट्रक्टर इनहेरिट किया था पेरेंट से। अब यहाँ पे ये अपना उस कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है। पेरेंट से जो उसके पास कंस्ट्रक्टर आया है वो कह रहे हैं आई वांट टू चेंज दिस, तो उसका ये तरीका है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसने वही वही मेथड डिफाइन इनिट सेल्फ, आपको पता है ये सेल्फ का रेफरेंस क्यों आता है, इसके बाद इसने ये इन एट्रीब्यूट्स को ये एज आर्गूमेंट ले रहा है। देन यहाँ पे अब प्रिंट करा रहा है स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस नेम। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे फर्दर भी कुछ नहीं कर रहा। अब देखें तो अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ S2 के नाम से, तो रन करें, तो अब देखें पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, सॉरी इसको मैंने रन नहीं किया था। ये देखें, आप देखें स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ओवर राइट कर लिए अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होता तो यहाँ पे प्रिंट होना था पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, लेकिन अब ये हो रहा है क्योंकि देखें पर्सन की क्लास में पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर लिखा हुआ है, जबकि जो डिराइव क्लास है उसमें हमने लिखा है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा है, यानी कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर उसने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, so when you add the init function, the child class will no longer inherit the parents init function। अब हमने वो उसका पेरेंट के init फंक्शन को इनहेरिट नहीं कर रही, बल्कि इसने अपना init का फंक्शन ऐड कर दिया। द चाइल्ड्स init फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स, उसने उसको ओवरराइड कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, उसमें चेंजेस कर दिए। तो टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स इनिट फंक्शन ऐड अ कॉल टू द पेरेंट्स इनिट फंक्शन। अब यहाँ पे एक मसला ये होगा क्योंकि उसने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया, अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा तो पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स थे वो भी नहीं इनिशियलाइज होंगे ऑब्वियसली। देखें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चला, इसने उसको ओवरराइड कर दिया, इसका मतलब है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखें रन नहीं हुआ। जब वो रन नहीं हुआ तो उसने पेरेंट के जो एट्रीब्यूट्स थे, पेरेंट के एट्रीब्यूट्स क्या थे? नेम एज जेंडर, इनको इनिशियलाइज कौन कराता है? ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर। अब ये चलेगा ही नहीं तो ये कैसे इनिशियलाइज होंगे? ये इनिशियलाइज नहीं हुए। ठीक है, अब इनको इनिशियलाइज कराना है, यानी कि मैं चाइल्ड चाह रहा है कि मेरा अपना कंस्ट्रक्टर तो चले प्लस मेरे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चले, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, वो हम करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है। यहाँ पे देखें, अब ये अगेन स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट हो रही है पर्सन से। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, स्टूडेंट अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, डिफाइन तो कर रहा है वो अलहदा से। यहाँ पे देखें स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, यही चल पड़ा है स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर। अब उसने क्या किया, पर्सन इस क्लास नेम और डॉट ऑपरेटर से ये पर्सन के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल करवा रहा है। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर तो चल पड़ा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चले। ये डिराइव क्लास चाह रही है कि उसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चले, तो वो उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करवा रही है, खुद से कॉल करवा रही है अपनी बॉडी के अंदर, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर।
तो उसका तरीका ये है, पर्सन क्लास नेम दें आप और इनिट, और यहाँ पे आपने इसका पैरामीटर भी एज इट इज़ पास कर देना कि इस ऑब्जेक्ट को का आपने रेफरेंस पास करना है कि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करो। इस सेल्फ का रेफरेंस आपने एज इट इज़ पास कर दें। अब जब आप ये काम करेंगे, अब देखें दोबारा मैं वो काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं S3 के नाम से, इसको रन कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा, पहले स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर चला और फिर पर्सन कंस्ट्रक्टर भी चला। अब क्योंकि पर्सन कंस्ट्रक्टर चल रहा है, अब ये जो इसके पर्सन के एट्रीब्यूट्स थे नेम एज जेंडर, ये इनिशियलाइज हो गए हैं, ये क्रिएट हो गए हैं, पहले नहीं हो रहे थे पिछली एग्जांपल, अब हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव सक्सेसफुली एडेड द init function and kept the inheritance of the parent class and we are ready to add functionality। प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ था, जब हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कराया तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ब्रेक हो गई थी। इनहेरिटेंस ब्रेक इसलिए हो गई थी क्योंकि ये इसने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया था और ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहा था, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चल रहा था, इनहेरिटेंस ब्रेक हो गई। इनहेरिटेंस के लिए लाजमी है कि चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर चले, पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चले। अब दोनों को चलाना है तो अब ये चाइल्ड की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे अपने अंदर से, वो काम अभी हमने ये किया है। तो अब इनहेरिटेंस दोबारा बहाल हो गई है, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में ब्रेक हो गई थी। ये देखें, जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी बना है, प्लस स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर भी चला है और पर्सन का कंस्ट्रक्टर भी चला है। नाउ वी हैव सक्सेसफुली एडेड the init function and kept the inheritance of the parent class। We are ready to add functionality in the init function। अब हम तैयार हैं आगे इनहेरिटेंस को आगे लेके चल के। अच्छा, ये जो हमने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये हमने पेरेंट क्लास लिखी है और डॉट ऑपरेटर से कॉल किया है। इसका एक और तरीका है, पाइथन ने एक आसान तरीका बताया कि आप सुपर के फंक्शन से भी सेम काम ले सकते हैं। तो पाइथन हैज़ अ सुपर फंक्शन that will make the child class inherit all the methods and properties from its parent class। so इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर सुपर के नाम से, तो वो भी यही काम करता है। वो क्या करता है, जब भी ये सुपर का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो उस क्लास के पेरेंट क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ये उसके लिए यूज़ होता है। whenever a super function is called, इसका मतलब ये कि आप इनहेरिटेड क्लास अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रही है। ठीक है, तो अब हम सुपर का फंक्शन यूज़ करते हुए अपना बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं। अगेन मैं एक स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ, पर्सन से इनहेरिट करा रहा हूँ, पर्सन और स्टूडेंट अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर चल पड़ा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस नेम। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्लास नेम नहीं दिया, पर्सन डॉट नहीं कर रहा, बल्कि ये सुपर का फंक्शन कॉल कर रहा है। यहाँ पे पाइथन समझ जाएगा कि ये अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करवाना चाह रहा है। बाकी मेथड वही है, जिस तरह उधर हमने पर्सन डॉट के बाद इनिट लिखा था, यहाँ पे भी आपने इनिट लिखना है। और फ़र्क ये है कि यहाँ पे अब आपको ये सेल्फ पैरामीटर नहीं पास करना पड़ेगा। प्रीवियसली हमने सेल्फ पैरामीटर, जब आपने क्लास का नेम दिया तो यहाँ पे ये सेल्फ पैरामीटर देना लाजमी है, अदरवाइज एरर आएगी। लेकिन यहाँ पे जब आपने सुपर का लिख दिया, अब वो समझ जाएगा ये मैंने सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ पास कर देगा। आपने जस्ट ये चीज़ें, अब यहाँ पे सेल्फ देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सेल्फ नहीं देना वहाँ। ये सेंटेक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन सेल्फ लेता है या नहीं लेता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ये 3 एट्रीब्यूट्स इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये बेस क्लास में चले जाएँ। बेस क्लास को पर्सन की क्लास है, उसमें हम ए नेम, एज, ए जेंडर एज इट इज़ पास करवाना चाह रहे हैं, ये पास हो जाएंगे। तो इस मौके पे क्या होगा, इसका पर्सन का कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा और बाकी का काम वैसे ही रहा। अब ये देखें, यहाँ पे अगेन ये वही काम हो रहा है। S4 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा भी चला और पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर आयशा भी चला, दोनों कंस्ट्रक्टर चल पड़े। दोनों कंस्ट्रक्टर चल पड़े, इसका मतलब है काम ठीक है। आगे वो फिर वैसे ही S4 डॉट ईट और वॉक, अब देखें ये स्टूडेंट के नहीं है मेथड्स, ये किसके हैं, ये पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं, वो उसमें इनहेरिट हो गए हैं। तो आयशा इज़ ईटिंग, आयशा इज़ वॉकिंग एज इट इज़ वो प्रिंट कर रहा है।
So by using the super function, you do not have to use the name of the parent element. It will automatically inherit the methods and properties from its parent. तो जब आप ये सुपर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा सेल्फ का, और ना ही आपको ये पेरेंट क्लास का नाम पर्सन डॉट करना, क्योंकि हमने अब सुपर कर दिया। अब सुपर ने हमेशा इस क्लास के पेरेंट को ही कॉल करना है, ठीक है। इसको पता है कि सुपर को पता है कि इस क्लास का पेरेंट कौन है, वो यहाँ से देख लेगा, यहाँ से उठाएगा इसके, तो ये पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो यूँ भी कर सकते हैं, और जो प्रीवियसली हमने पर्सन डायरेक्ट किया था, बेहतर यह है कि आप जो पाइथन ने तरीका बताया है सुपर का बिल्ट इन फंक्शन, उसी को यूज़ करते हुए आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएं। तो दिस इज़ बेटर अप्रोच देन दिस वन, ठीक है। तो आप भी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी इनहेरिटेंस करें पाइथन के अंदर तो ऐसे ही करें, इस सेंटेक्स को फॉलो करें। अब हम उसमें चाइल्ड क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। एक एग्जांपल, ऐड एट्रीब्यूट्स कर रहा है प्रोग्राम और ग्रेजुएशन ईयर टू द स्टूडेंट। तो उसको देखते हैं क्या तरीका है। क्लास स्टूडेंट की बनाई, पर्सन से इनहेरिट कराई, कंस्ट्रक्टर लिखा कि ये एट्रीब्यूट्स आ गए, नेम एज जेंडर, यहाँ पे वो प्रिंट करा रहा है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे वो अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहा है एक्सप्लिसिटली। देन इंस्टेंस एट्रीब्यूट, ये अपने कुछ डिसाइड्स इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स नेम एज जेंडर, वो अपने कुछ एट्रीब्यूट्स पे डिफाइन करना चाह रहा है स्टूडेंट क्लास, और वो कौन से हैं, प्रोग्राम और ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। तो उसने सेल्फ डॉट प्रोग्राम, अब ये अपने अपने इसके एट्रीब्यूट्स हैं तो वो सेल्फ से इसको एक्सेस कर रहा है। कंस्ट्रक्ट, अभी हम स्टिल कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं, कंस्ट्रक्टर से बाहर नहीं है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। ये सारा कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है। आपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही कॉल कराना है, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर से, और ऑब्वियसली इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स तो होते ही कंस्ट्रक्टर के। अगर ये बाहर चले गए तो ये इसके इंस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं बने, फिर ये क्लास एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ देखी थी। हमारा लास्ट टॉपिक यही था, क्लास attributes versus instance attribute. So it has to be inside the constructor to be an instance attribute, otherwise it will become class attributes. So हमने instance attributes रखने m program और graduation year के, और इधर वो असाइन कर रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये आपको चाहिए था कि आप इस फंक्शंस के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवाते कोई वैल्यू और वहाँ से असाइन होती, ये तो कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। लेकिन ये आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं हम, ये इस तरह इसके इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स करवा सकते। इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज करा रहा है BSSC से, और ग्रेजुएशन ईयर को 2021 से इनिशियलाइज करा रहा है। तो इन दिस एग्जांपल बिलो द प्रोग्राम BSSC एंड ईयर शुड बी अ वेरिएबल, ये जो मैं अभी बात करता है, इनको वेरिएबल होना चाहिए, एंड पास्ड इनटू द स्टूडेंट क्लास व्हेन क्रिएटिंग द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। टू डू सो ऐड अनदर पैरामीटर इन द इनिट फंक्शन। यहाँ पे मुझे अदर पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कर रहा है ये नेक्स्ट, ठीक है। अब ये इस चीज़ को, ये जो इसके इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, बजाय इसको ये कांस्टेंट वैल्यू असाइन करे कि यहाँ से, जिस तरह हमने नेम एज जेंडर के लिए यहाँ पे पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, इसी तरह हम प्रोग्राम और ग्रेजुएशन ईयर के भी पैरामीटर्स बना लेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के आर्गूमेंट्स में, और फिर उसको जो भी वैल्यू यूज़र पास करेगा का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, जिस तरह यहाँ पे प्रोग्राम में या मैनेजमेंट साइंस दे रहा है और ग्रेजुएशन ईयर में 2022 दे रहा है, तो ये इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी का काम वही है। ये ए प्रोग्राम, ए ग्रेजुएशन ईयर, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज चली गई नन नन, और फिर यहाँ पे इसने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, प्रिंट करवाया, यहाँ पे इसने पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया विद द नेम एज जेंडर, ये वैल्यूज एज इट इज़ पास कर रहा है। यहाँ पे सेल्फ डॉट एम प्रोग्राम, ए प्रोग्राम जो भी यूज़र डिफाइन करेगा वो यहाँ चला जाएगा, एम प्रोग्राम को ए प्रोग्राम असाइन हो जाएगा, और सेल्फ डॉट एम ग्रेजुएशन ईयर को ए ग्रेजुएशन ईयर असाइन हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लोज कर रहा है, यहाँ पे ये क्लास भी क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पे ये बना रहा है ऑब्जेक्ट S5 स्टूडेंट, नेम इसको बिलाल असाइन कर रहा है, एज 23, जेंडर भी दे रहा है मेल, प्रोग्राम दे रहा है मैनेजमेंट साइज, ग्रेजुएशन ये दे रहा है। ये जब देखें कॉल रन किया है तो यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर चला है फॉर बिलाल, पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर बिलाल। तो हमने रन नहीं किया था, इसको भी कर लेते हैं।
ये हम इस तरह एट्रीब्यूट्स अपने ऐड करा सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ऐसे ही हम मेथड्स भी ऐड करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो लेट्स ऐड स्टडी एंड प्रिंट स्टूडेंट मेथड फॉर द स्टूडेंट क्लास। तो अगेन स्टूडेंट क्लास के अंदर मज़ीद ये इंस्टेंस मेथड्स भी ऐड कर रहा है। यहाँ पे बाकी का कोड वही है, आपने एक पर्सन से इनहेरिट कराया है। इनहेरिटेंस का तरीका आपको बस ये, आपने ब्रैकेट लगा के पेरेंट क्लास का नाम दे देना होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने इसको कॉल ज़रूर कराना है प्लीज़, ये इस अदरवाइज़ काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ काम करने हैं इनहेरिटेंस के लिए, ये काम और ये काम, फिर आपकी इनहेरिटेंस कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ सही कोड नहीं चलेगा। ये इसके इंस्टेंस एट्रीब्यूट आ गई, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एंड हो गया। अब इंस्टेंस मेथड कंस्ट्रक्टर से बाहर दिए जाते हैं क्योंकि मेथड्स है ना, ये एक फंक्शंस है। कंस्ट्रक्टर बजाते खुद एक फंक्शन था। अब जो इसके मेथड्स होंगे वो कंस्ट्रक्टर से बाहर होंगे, क्लास के तो अंदर हैं। अभी हम क्लास का स्कोप नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर से हम बाहर आ चुके हैं। कंस्ट्रक्टर से बाहर आके, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ देखी थी, इंस्टेंस मेथड ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये डिराइव क्लास के इंस्टेंस मेथड हो गया। स्टडी का बिहेवियर, क्योंकि पर्सन के अंदर स्टडी का नहीं होता एट्रीब्यूट, हर पर्सन स्टडी नहीं करता, लेकिन हर स्टूडेंट स्टडी करता है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो इसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं किया, ये इसने खुद डिराइव किया। तो ये एक नया फंक्शन आ गया इसके अंदर, और इसमें हम जस्ट सिंपली क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एम नेम इज स्टडिंग, और जो भी इसका नाम है स्टूडेंट का वो प्रिंट करा के बता रहे हैं स्टडिंग। और एंड मेथड ये स्टडी है, ईट नहीं है, टाइपिंग मेथड स्टडी। जी, एक और हम इंस्टेंस मेथड क्रिएट करा रहे हैं, प्रिंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करा देगा, उसका नाम, उसका एज, उसका जेंडर, उसका प्रोग्राम, उसका ग्रेजुएशन ईयर। ठीक है, तो ये नेम, एज, जेंडर, ये इसके इंस्टेंस जो हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट क्लास से। और बाकी के प्रोग्राम और ग्रेजुएशन ईयर इसके इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, प्रोग्राम, ग्रेजुएशन। एक्सेस करने का तरीका वही है, चाहे वो पेरेंट के एट्रीब्यूट्स हों चाहे उसके अपने हों, सेल्फ के अपने रेफरेंस से। सेल्फ का रेफरेंस इसके अंदर आया हुआ होगा, जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपने नहीं, हम देखें ये S6 डॉट, जब ये कॉल कर रहे हैं S6 डॉट प्रिंट स्टूडेंट, हम कोई इसको रेफरेंस पास नहीं कर रही है, ऑटोमेटिकली सेल्फ के अंदर रेफरेंस आ जाएगा इस S6 का, यहाँ से आएगा। ठीक, ये रेफरेंस आ जाएगा, वहाँ से वो इन एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करा देगा। यहाँ पे हम क्लास क्लोज कर रहे हैं, और ये यहाँ पे S6 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट का। नेम बिलाल, नेम में बिलाल असाइन कर रहे हैं, एज में 23, ग्रेजुएशन ईयर 2022, प्रोग्राम मैनेजमेंट साइंस। S6 डॉट ईट, ये इसका बिहेवियर बन जाएगा स्टूडेंट का, हालांकि ये पर्सन का था, तो ये पर्सन से इसमें इनहेरिट हो गया। वॉक भी इनहेरिट हो गया। स्टडी इसका अपना पर्टिकुलर अभी जो हमने डिफाइन किया मेथड है, और प्रिंट स्टूडेंट भी इसका अपना बिहेवियर है। तो रन करते हैं, ये मैंने रन नहीं किया था इसलिए सही चला। अब ये देखिए, तो S6 स्टूडेंट, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर फॉर बिलाल चला, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फॉर बिलाल। फिर ये सुपर, इसके जो सुपर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, सुपर क्लास इसकी है पर्सन, सुपर क्लास मींस पेरेंट क्लास, पर्सन कंस्ट्रक्टर फॉर बिलाल। देन हम क्या कर रहे हैं, S6 ईट, तो इसका जो इनहेरिटेड ईटिंग का फंक्शन है वो इसमें आ गया है स्टूडेंट में। तो बिलाल इज़ ईटिंग, बिलाल इज़ वॉकिंग, वॉक का बिलाल इज़ स्टडिंग, ये इसका अपना बिहेवियर है, ये वाला बिलाल इज़ स्टडिंग। देन हम उसकी डिटेल प्रिंट करा रहे हैं, स्टूडेंट नेम आ गया बिलाल, स्टूडेंट एज आ गई, स्टूडेंट जेंडर नन, क्योंकि हमने यहाँ पे जेंडर नहीं असाइन किया, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन यहाँ से उठा ली उसने, जेंडर की नन ने यहाँ पे असाइन नहीं किया था। ये जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं असाइन कर दूँ, लेट्स से ए जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो अब देखें, अब स्टूडेंट जेंडर मेल आ गया। ठीक है, नहीं करेंगे तो वो नन बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उठा ले। स्टूडेंट प्रोग्राम में मैनेजमेंट साइंस दिया, और स्टूडेंट ग्रेजुएशन ईयर में 2022 दे दिया, ये एज इट इज़ इसमें चला गया।
if you add a method in the child class with the same name as function in the parent class, the inheritance of the parent method will be overridden. तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जिस तरह ये ईट और वॉक के इनहेरिट हुए हैं, अगर ये यहाँ पे ईट और वॉक का इस तरह करके मैं डिफाइन कर दूँ, डिफाइन ईट, अब ये उसको ओवरराइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं प्रिंट, वहाँ पे स्टूडेंट इज ईटिंग है तो यहाँ पे हम कर देते हैं वहाँ पे है नेम, उसका नाम सेल्फ डॉट नेम इज ईटिंग, यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट प्लस सेल्फ डॉट नेम इज ईटिंग। अब ये ओवरराइड कर रहा है, ये स्टूडेंट का वर्ड ऐड कर रहा है उसमें। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, बिलाल इज ईटिंग है ना। आप देखें स्टूडेंट बिलाल इज ईटिंग हो जाना चाहिए इसको। तो अब रन करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट बिलाल इज ईटिंग, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, अब हो गया स्टूडेंट बिलाल इज ईटिंग। पहले से बिलाल इज ईटिंग, इसने ओवरराइड कर दिया। जो इसको इनहेरिट हुआ था ईट का फंक्शन, उसमें उसने चेंजेस कर दी। स्टूडेंट बिलाल इज ईटिंग, बिलाल वॉकिंग को नहीं की चेंज, तो वॉक एज इट इज़ रहा। ऐसे ही अगर हम वॉक में भी ओवरराइड कर दें तो वो चेंजेस उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको ओवरराइडिंग कहते हैं, ओवरराइडिंग, नॉट ओवरराइटिंग, ओवरराइडिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग का। अपने पेरेंट की चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये कंप्लीट था जी पाइथन इनहेरिटेंस का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की।